अर्नब अपना दूसरा पैर उठाने ही वाला था, तभी पीछे से एक हाथ अर्नब के हाथ को पकड़ लेता है। अर्नब का एक पैर कुएं की रेलिंग पर था और दूसरा पैर कुएं की तरह हवा में लटका हुआ था। साथ ही पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। किसी के छूने पर अर्नब होश में आ जाता है और हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगता है। शाम होने की वजह से अब वहाँ काफी अंधेरा हो गया था। अर्नब को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस वक्त वो कहाँ और किस कंडीशन में खड़ा है। अपने आसपास देखते हुए अर्नब खुद को जंगल के बीच पाता है। अब उसकी नजर नीचे जाती है तो वो खुद को कुएं की रेलिंग पर खड़ा देखकर घबरा जाता है। घबराने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। अर्नब कुएं के अंदर अभी गिरने ही वाला था, तभी वो हाथ अर्नब को दूसरी तरफ खींच लेता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अर्नब जैसे ही जमीन पर गिरता है उसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, सर आप ठीक तो है ना? उस आवाज को सुनकर अर्नब अपना सर ऊपर उठाता है। अर्नब के सामने दो लोग खड़े थे जो मोबाइल की फ्लैश लाइट उसके चेहरे पर ही फोकस कर रहे थे। फ्लैश लाइट की रोशनी आंखों में पड़ने की वजह से अर्नब को उन दोनों को देख नहीं पा रहा था। अर्नब इरिटेट होकर कहता है, ये टॉर्च हटाओ सामने से। ये सुनकर सामने खड़ा इंसान टॉर्च का फोकस अर्नब के चेहरे से हटा देता है। अब अर्नब को उसकी शक्ल दिखाई देती है। वो 19-20 साल का एक लड़का था जो सवालिया नजरों से अर्नब को ही देख रहा था। अर्नब उससे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, एएसपी सर आप ठीक तो है ना? ये आवाज़ सुनकर अर्नब दूसरी तरफ देखता है। वहाँ निशा खड़ी थी जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। अर्नब निशा को वहाँ देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? निशा अर्नब को जवाब देने के बजाय उससे ही सवाल करती, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? निशा की आवाज़ को सुनकर अर्नब भी सोच में पड़ जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था। वो तो अपनी कार के पीछे किसी लड़की को ढूंढ रहा था। उसके बाद उसने खुद को कुएं की रेलिंग पर खड़ा पाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गया। अर्नब इसी सोच में डूबा हुआ था, तभी निशा उस पर शक करते हुए कहती है, एएसपी सर क्या आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे? निशा की बात सुनकर अर्नब चिढ़ते हुए कहता है, क्या? निशा अर्नब को समझाते हुए कहती, सर आपको मरने की जरूरत नहीं है। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन सुसाइड करना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं होता ना। वैसे भी मैंने सुना है कि हम कई जन्मों के बाद इंसान बनते हैं और आप फिर भी मरना चाहते हैं। अगर आप अगले जन्म में कुत्ते या भेड़िए बन गए तो आपको मरने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। अर्नब पहले भी अभी हुए इंसिडेंट की वजह से परेशान था। ऊपर से निशा की ये उटपटांग बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। अर्नब निशा से कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? निशा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो फिर से अर्नब को समझाने की कोशिश करते कहते, सर मैं समझ सकती हूँ आप इस केस की वजह से बहुत प्रेशर में होंगे, लेकिन सुसाइड करना नहीं, ये सही नहीं है। निशा के बार बार सुसाइड वर्ड को सुनकर अब अर्नब गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो गुस्से से निशा को घूर कर कहता है, अपनी बकवास बंद करो। अर्नब की डांट सुनकर निशा अपना मुंह बनाकर उसे देखने लगती है। विवेक निशा को चुप रहने का इशारा करता है और वो खामोश हो जाती है। कुछ देर शांत रहने के बाद अर्नब को थोड़ा बेटर फील होता है। वो सामने देखता है निशा और विवेक उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। अर्नब उनसे बड़ी सख्ती से कहता है, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक कुछ कहने ही वाला होता है, तभी निशा कहती, सर हम दोनों तो अपने हॉस्टल जा रहे थे, तभी हमारी नज़र विशिंग वेल की तरफ गई। हमने देखा कि यहाँ कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा, तो हम किसी को ऐसे कैसे मरने दे सकते थे, तो बचाने आ गए, लेकिन सुसाइड करने वाले तो आप निकले। विवेक बार बार निशा को इशारा करते हुए चुप रहने के लिए कह रहा था, लेकिन निशा उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। अपने लिए फिर से सुसाइड शब्द सुनकर अर्नब झल्लाकर कहता, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं यहाँ सुसाइड नहीं कर रहा था। अर्नब का टोन सुनकर निशा को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी ऊंची आवाज में कहती, अगर सुसाइड नहीं कर रहे थे तो क्या यहाँ रेलिंग पर खड़े होकर कुएं की गहराई नाप रहे थे, या फिर ये देख रहे थे कि रेलिंग से दोनों पैर उठाने पर आप नीचे गिरते हो या हवा में ही लटके रहते हो? निशा इतना ही कह पाई थी, तभी विवेक उसकी बांह पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और उसके कान में धीरे से कहता है, ये कोई कॉलेज का लड़का नहीं है जो तुम इनसे ऐसी बात कर रही हो। ये आईपीएस ऑफिसर हैं। अगर गुस्सा हो गए ना तो बैठी रहना लॉकअप के अंदर। विवेक की बात सुनकर निशा को याद आता है कि उसके सामने खड़ा इंसान कौन है। अर्नब गुस्से में निशा को ही घूर रहा था। अगले ही पल निशा का गुस्सा फेक स्माइल में बदल जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, सर मेरा मतलब। निशा इतना ही कह पाई थी कि अर्नब उसकी बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। अर्नब के जाने के बाद निशा सस्पिशियस चेहरा बनाकर कहती, विवेक तुम्हें क्या लगता है एएसपी सर सुसाइड क्यों करना चाहते हैं?
यह सुनकर विवेक अपना सर पीट लेता है। दूसरी तरफ युवराज अपने घर पहुंचता है। वो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। युवराज अपने बड़े से कमरे में आकर जोर से दरवाजा बंद कर लेता है और परेशान होकर खुद से कहता है, इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं कि उस मेंशन में जाना खतरे से खाली नहीं है। एक तो पहले ही वो साया कितनी बार उस पर अटैक कर चुका है। और ये कहते ही युवराज खामोश हो जाता है, जैसे उसके दिमाग में कोई बात क्लिक की हो। वो शांत होकर अपने बेड पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता। अब वह शुरू से अब तक सारे इंसिडेंट को एक एक करके याद कर रहा था। सुहानी का शिमला जाना, साये का उस पर हमला करना और हर बार सुहानी का बच जाना। कुछ देर बाद युवराज अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और फिर आंखें खोलकर कहता है, उस साये ने कई बार सुहानी पर अटैक किया है, लेकिन कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो फिर सुहानी हर बार उससे कैसे बच जाती है? निशा उस रात इसलिए बच गई थी क्योंकि उसके गले में रुद्राक्ष था, लेकिन सुहानी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। युवराज अपने बेड से उठ जाता है और अपना मोबाइल नंबर निकालकर एक नंबर डायल करता है। सामने से एक लड़के की आवाज आती है, मिस्टर दीवान कहिए। युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, सुहानी शर्मा, सेंट जोसेफ कॉलेज। फोन से उस लड़के की आवाज आती है, ओके सर, काम हो जाएगा। युवराज कहता है, लिसन, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, छोटी से छोटी बात भी मिस नहीं होनी चाहिए। यह कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। फोन रखने के बाद युवराज मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मिरर में वह खुद को देखते अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। कुछ बटन्स खोलने के बाद युवराज अपने शर्ट का कॉलर साइड करता अपने गर्दन को देखने लगता है। युवराज की गर्दन पर एक गहरी चोट थी। ये वही चोट थी जो सुहानी को बचाते हुए उसे लगी थी। युवराज उस चोट पर अपना हाथ रखता है और कुछ ही सेकेंड बाद अपना हाथ उस चोट से हटा देता है। अब वो चोट युवराज के गर्दन से ही गायब हो गई थी। उसके निशान भी अब उसकी गर्दन पर नहीं थे। इधर युवराज की कार से बाहर निकलने के बाद सुहानी पैदल ही अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। सुहानी शहर के सेफ जगह पर एक कार से उतरी थी, इसलिए युवराज भी उसे छोड़कर वहां से चला गया था। सुहानी को युवराज का उससे इतनी बातें छुपाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यही सब सोचते वो सड़क पर चल रही थी। तभी थोड़ी दूर पर उसे निशा और विवेक दिखाई देते हैं। सुहानी उन दोनों को वहां देखकर चौंक जाती है और उनकी तरफ बढ़ती है। इधर सुहानी को वहां देखकर निशा और विवेक का भी यही रिएक्शन था। वो दोनों भी सुहानी के पास जाते हैं। सुहानी उनके पास जाकर कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? उनका जवाब सुने बिना ही सुहानी विवेक से कहती है, और तुम अपने अंकल के घर से कब आए? विवेक कहता है, मैं बस अभी आया। वैसे निशा और मैं कैफे जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी। सुहानी कहती, ठीक है, मुझे भी तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ देर के बाद सुहानी, निशा और विवेक एक कैफे में बैठे थे। निशा मेन्यू कार्ड देख रही थी और विवेक उसका ऑर्डर करने में हेल्प कर रहा था। सुहानी अभी भी किसी गहरे सोच में थी। निशा सुहानी के चेहरे के सामने चुटकी बजाकर कहती, क्या हुआ मैडम, क्या सोच रही हो? इससे पहले कि सुहानी कुछ कह पाती, निशा आगे कहती, अरे हाँ, तो मिस्टर रमन मेहरा के घर गई थी ना, क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? सुहानी उदास होकर कहती, नहीं यार, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इतना कहा कि अगर हम अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो हमें इस महीने की एकादशी को उस विशिंग वेल के पीछे वाले बंगले, मेरा मतलब है सिंघानिया मेंशन में जाना होगा। ये सुनते ही विवेक हैरानी के साथ कहता है, पद्मिनी सिंघानिया के बंगले में? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। विवेक सुहानी को समझाते हुए कहता है, सुहानी मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो बंगला पद्मिनी सिंघानिया का है। मैंने सुना है विशिंग वेल की तरह वो भी हॉन्टेड है। रात को वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। निशा विवेक की बात काटते कहती, लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी ना। विवेक परेशान होकर कहता, यार तुम दोनों की कोशिशें इतनी डेंजरस क्यों होती हैं? पिछली बार विशिंग वेल और अब सिंघानिया मेंशन, तुम्हारे इस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में एक दिन वो साया हमें मार ही देगा। निशा विवेक से कहती, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी कभी न कभी उस साया का शिकार बन ही जाएंगे। उससे बेहतर है उससे छुटकारा पाने की कोशिश करें। विवेक बेमन से कहता है, बात तो तुम ठीक कह रही हो, ठीक है, हम वहां चलेंगे। सुहानी अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। विवेक और निशा इस बात को नोटिस कर लेते हैं और निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती, क्या हुआ सुहानी, जब से हम यहाँ आए हैं तो खोई खोई सी लग रही है। सुहानी कहती है, मुझे लगता है विवेक का पद्मिनी के लिए शक सही था। ये सुनकर विवेक की आंखों में चमक आ जाती है और निशा कंफ्यूज हो जाती है। निशा क्यूरियस होकर कहती है, सुहानी तो ये क्या कह रही है, विवेक का कौन सा शक सही था? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे लगता है कि पद्मिनी का उस साये से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये सुनकर निशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो बौखलाहट के साथ कहती, सुहानी तुझे पता है ना तू क्या कह रही है? सुहानी जवाब देती, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ।
सुहानी निशा और विवेक को आज सुबह ऑफिस में नंदिनी के बर्ताव के बारे में बताने लगती है। पूरी बात सुनकर वो दोनों भी शॉक्ड रह जाते हैं। निशा हैरानी के साथ कहती, यार मैंने तो सुना था कि पद्मिनी का यशवंत दीवान के साथ अफेयर है, लेकिन पद्मिनी युवराज सर के लिए इतनी पॉजिटिव क्यों हो रही है? विवेक भी निशा से सहमत होकर कहता, मुझे भी यही लगता था कि पद्मिनी युवराज सर की होने वाली स्टेप मॉम है, लेकिन यहाँ तो कुछ कहानी और ही है। कुछ देर शांत रहने के बाद सुहानी कहती है, क्या तुम लोग जानते हो कि ये पद्मिनी सिंघानिया कहाँ से आई है, या उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी? विवेक जवाब देता, नहीं यार, हमें एग्जैक्टली उसके बारे में कुछ नहीं पता है। बस मैंने सुना था कि वो लंदन से आई है। यहाँ आते ही उसने शिमला के कुछ बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया और यहाँ के अमीर लोगों में शामिल हो गई। उसका बैकग्राउंड क्या है ये कोई नहीं जानता। सुहानी कहती, तो ठीक है, सबसे पहले हम पद्मिनी सिंघानिया के बारे में पता करें। वो कौन है, कहाँ से आई है, सब कुछ। मुझे लगता है इसी से हम उस साये के बारे में कुछ और जान पाएंगे। निशा और विवेक भी सुहानी की बात से सहमत होते हैं। ये बातें चल ही रही थी, तभी उन्हें अपने पीछे कुछ लोगों को एक साथ गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर वो तीनों उसी तरफ देखने लगते हैं। कैफे में कुछ लोग अपने एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, यही गाना वो सब मिलकर गा रहे थे। निशा मुस्कुराकर उस तरफ ही देखने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो एक्साइटेड होकर कहती है, ओह शिट सुहानी, हमें तो तेरा बर्थडे पता ही नहीं है। तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? सुहानी हल्की स्माइल के साथ कहती है, मुझे मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, लेकिन मम्मी पापा 28 जून को हर साल मेरा बर्थडे मनाते हैं। निशा और विवेक सुहानी की बात समझ नहीं पाते। विवेक सुहानी से कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें अपना बर्थडे नहीं पता? तुम्हारे मम्मी पापा ने तो तुम्हें बताया नहीं क्या? सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे मम्मी पापा को मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, क्योंकि वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक हैरान रह जाते हैं और अपनी आंखें फाड़कर उसे देखने लगते हैं। अगर आप मेरी कहानी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि नए एपिसोड डालते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।